हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोड। आई एम शुभम वर्मा विद पंचतंत्र सीरीज, जिसमें हम डेली आपके 5 यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। होपफुली आपने पीछे की 4 वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो वो भी जाकर जरूर देखिए, उसमें मैंने ऑसम क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपका इंडियन पॉलिटी से। थर्ड वी आर विद इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन, और फोर्थ जनरल साइंस का रहेगा, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन में माइलस्टोन साबित करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जियोमॉर्फोलॉजी से। ठीक है, लिखा हुआ है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी was primarily supported by the jigsaw-fit continents and similarities in fossils and rock formation across oceans. Second है sea floor spreading theory explains the formation of new oceanic crust at the mid-oceanic ridges but does not account for the destruction of oceanic crust. According to plate tectonic theory, lithospheric plates may consist of continental crust, oceanic crust, or both. Fourth statement is plate tectonic theory successfully integrates the idea of continental drift and sea floor spreading into a single framework. Fifth है the age of economic crust is generally younger than that of continental crust due to continuous recycling at the plate boundaries. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें टिपिकल है, आपको पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लेना है। 3 इसमें थ्योरीज की बात करी गई है, जिससे यूपीएससी में आपके क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वो तीनों थ्योरीज हैं आपकी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सेकंड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और थर्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई थी? ये वैगनर के द्वारा दी गई थी 1912 में। वैगनर के हिसाब से सबसे पहले हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम है पेंगिया। ये पेंगिया बाद में आपका टूटता है दो पार्ट्स में टूटता है, जिसमें आपका नॉर्थ का जो पार्ट बनता है वो लोरेशिया कहलाता है, और साउथ का आपका गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द पैंथलासा ओशन। पैंथलासा आपका ओशन है। ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटता है, जिसकी वजह से बाद में रिजल्टेंट्स आपके जितने भी कॉन्टिनेंट बने हैं, इस थ्योरी के हिसाब से वे कॉन्टिनेंट आपके एक सुपर कॉन्टिनेंट से बने हैं, जो पहले पेंगिया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपकी जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन है और नीचे जो साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन है, ये दोनों जिक्सॉ फिट पजल अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको अगर जिक्सॉ फिट के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों आपको मिलती हुई नजर आएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है कि ये पहले दोनों एक में जुड़े हुए थे। ये दोनों पार्ट जो हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका, सॉरी आपका, ये दोनों पहले एक में जुड़े हुए थे। ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एग्जाम्पल है, जो कि आपके वैगनर के द्वारा दी गई थी 1912 में। अब सेकेंड थ्योरी की इसमें बात करी गई है, वो है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपके हैरी हेस के द्वारा दी गई है, और ये 1960s में दी गई थी। ठीक है, 1960s में हैरी हेस के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के हिसाब से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो और जो ओशन है वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। कैसा है? कन्वेयर बेल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये है आपका ओशियानिक पार्ट। ठीक है, ये भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है। इस थ्योरी के हिसाब से ओशियन जो है हमेशा स्प्रेड करता रहता है। ओशियन क्या करता रहता है? स्प्रेड करता रहता है, और बाद में जाकर वो कॉन्टिनेंट के नीचे समा जाता है। कॉन्टिनेंट के नीचे समा जाती है, और फिर से वो बेल्ट आपकी मेंटल में आके फिर से क्रस्ट में वापस आ जाती है, ओशियन के क्रस्ट में। मतलब कि आपकी जो ओशियानिक क्रस्ट है वो हमेशा यंगर रहती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये हमेशा ओल्डर रहती है, इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो और ओशियानिक क्रस्ट जो होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपकी ओशियानिक क्रस्ट हमेशा डेंसर होती है। ठीक, डेंसर होती है, इसीलिए ये नीचे चली जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, और आपके मेंटल से होते हुए फिर से आपकी क्रस्ट पे वापस आ जाती है, और एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कहती है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसकी वजह से आपका सी का फ्लोर हमेशा स्प्रेड करता रहता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ कन्वेयर बेल्ट इधर भी जा रही है, तो सी का फ्लोर हमेशा स्प्रेड करता रहेगा। ये थ्योरी आपकी हैरी हेस ने की दी थी। ठीक है, तो लास्ट है इसमें आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है आपकी कि जो आपका लिथोस्फीयर पार्ट है, लिथोस्फीयर पार्ट जो है आपका,
वो हमेशा आपका क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। किस पे फ्लोट करता रहता है? तो सेमी फ्लूइड मेंटल पे। सेमी फ्लूइड मेंटल पे आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट और ओशियानिक पार्ट आपका फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये सबसे मॉडर्न थ्योरी कह रही है। इसी थ्योरी की वजह से एक्सप्लेनेशन हुआ है कि जो आपका वॉल्केनो आता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन, अर्थक्वेक का फॉर्मेशन, अर्थक्वेक जो आते हैं सॉरी आपके, वोल्केनो का फॉर्मेशन, माउंटेन का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे फॉर्मेशन या फिर जो फिनोमिना है वो आपके जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है इसके थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। तो ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है जो आपको इन दोनों थ्योरी को के कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको मिलते जुलते नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है, ये दिमाग में रखना है आपको। अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमारी पहली स्टेटमेंट कही जाती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्राइमरली सपोर्टेड बाय द जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड सिमिलैरिटीज इन फॉसिल एंड रॉक फॉर्मेशन अक्रॉस ओशन। जी आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपके जिग्सॉ फिट पजल का इस तरीके का आपको फॉर्मेशन नज़र आता है, ठीक है, सही बात है। और साथ ही साथ आपको जो फॉसिल और रॉक फॉर्मेशन अलग अलग जो अक्रॉस ओशन डिफरेंट कॉन्ट्रीज में नजर आएंगे वो भी आपको नजर आएंगे। अफ्रीका में आप देख लेंगे और साउथ अमेरिका में सॉरी आप देख लेंगे, तो इन दोनों में आपको फॉसिल्स और यहाँ पर की जो रॉक की डिज़ाइंस है उनका फॉर्मेशन है वो कुछ कुछ सिमिलर नजर आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कही गई है, द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियानिक क्रस्ट। हाँ जी, ये बात तो इतना इतना पार्ट तो बिल्कुल सही है हमारा कि हाँ न्यू ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन बताता है एट मिड ओशियानिक रिज, बट अब आगे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। ये गलत है आपका, यहाँ से ये गलत है क्योंकि आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है उसका डिस्ट्रक्शन होता है जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाती है यहाँ पे आपको ओशियानिक क्रस्ट, तो उसका डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन भी होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिए। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिथोस्फीयर प्लेट्स में कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट और बोथ। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी बोथ आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपको ओशियानिक क्रस्ट दोनों को इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी कहती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सक्सेसफुली इंटीग्रेट्स द आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो मॉडर्न कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो दोनों जो आपकी पहले की थ्योरीज थी उनको इंक्लूड करके बनाई गई है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। और फिफ्थ थ्योरी जो है आपकी, द एज ऑफ ओशियानिक क्रस्ट इज जनरली यंगर दैन दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग एट द प्लेट बाउंड्रीज। हमने जब यहाँ पर आपको मैंने आपको कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट बताया था आपका, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो स्प्रेड करती है, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी ज्यो के त्यों बनी हुई है, उसके नीचे आपकी ओशियानिक क्रस्ट नीचे इसके जाके समा जाती है और यहाँ पर सेंटर ऑफ द ओशन में ओशियानिक क्रस्ट आपकी स्प्रेड करी है। मतलब नई नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हमेशा यहाँ होता रहता है और जो ओल्ड आपकी ओशियानिक क्रस्ट होती है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा आपकी वैसी बनी रहती है। इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी पुरानी होती है और ओशियानिक क्रस्ट आपकी क्या होती है, यंगर होती है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दिमाग में रखिए कि ओशियानिक क्रस्ट आपकी यंगर होती है। तो अच्छा, हमेशा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा नहीं बनी रहेगी, उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इसके कारण कुछ अलग होते हैं, वो हमको यहाँ नहीं डिस्कस करने हैं। बस सिंपल आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओशियानिक क्रस्ट आपकी यंगर होती है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी सही जाती है। पिछली स्टेटमेंट हमारी सेकंड गलत थी, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है 1 3 4 5, ए ऑप्शन। यहाँ थोड़ा लिखा नहीं गया ढंग से, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका 1 3 4 एंड 5 ओनली है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट अगर आगे आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, whereas नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो हाँ जी, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसके बारे में एक्सप्लिसिटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है। जैसे फिनांस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 में गिवन है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वे आपके या तो स्टैट्यूट के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा पास करी जाती हैं। जैसे कि एक आपका होता है जो आपका 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। आरटीआई एक्ट में जो आरटीआई जो कमिश्नर होते हैं ये आपके स्टैट्यूट के द्वारा लाए गए थे, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के साथ कौन सी आपकी बॉडी बनती है? एक आपका एग्जाम्पल है नीति आयोग। नीति आयोग आपकी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा पारित की गई है। इसके नीति आयोग के लिए आपके पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं लाया गया था, बल्कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। आपके पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टेन्योर और उसका कॉम्पोजिशन तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लाने के बाद किया जा सकता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बाद, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंपोजिशन और टेन्योर में चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता तो क्वेश्चन सही होता। तो अब सेकंड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ हमारी गलत जाती है, तो अगर हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका गलत हो गया है और ये आपका गलत हो जाता है। अब सब कुछ फोर्थ स्टेटमेंट पर निर्भर करता है। इसके हिसाब से थर्ड आपकी सही है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं। लिखा गया है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जनरली इंजॉय ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कंपेयर टू मेंबर्स ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसका मतलब इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। जैसे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं आपके, उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए आज तक आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इम्पीच नहीं करा जा सका है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है। इसीलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो टेन्योर होता है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइडेड होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है एज़ कम्पेयर टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। फोर्थ गिवन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नेसेसरली लैक लीगल बैकिंग एंड फंक्शन ओनली एज एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत कर देती है इसको, ठीक है। किस लिए गलत कर देती है? एक आपका नीति आयोग होता है। नीति आयोग जो आपकी होती है, ये आपकी कौन सी बॉडी है? ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपकी यहाँ गलत हो जाती है, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। तो इसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन सही होते हैं? तो स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है 2, 1 एंड 3 ओनली। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। होपफुली आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे डील कर पाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो आपसे डील करता है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, तो आज मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा आपको ये टॉपिक, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा और इसका डर भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको कहता है, इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हायर दैन द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स नेगेटिव। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, हायर हो जाता है एज कंपेयर टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो रिजल्टेंट हमेशा आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है थोड़ा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका आपका एग्जाम्पल होगा, अगर इन्फ्लेशन आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एक्सीड कर देता है, तो जो आपकी परचेसिंग पावर होती है मनी की, वो आपकी गिर जाती है, ठीक है। परचेसिंग पावर आपकी मनी की गिर जाती है, लीडिंग टू नेगेटिव रियल रिटर्न्स फॉर सेवर्स। अब सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है एलिमिनेट, ठीक है। अब सिर्फ 3 स्टेटमेंट खेल बचता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट जनरली इनकरेजेस सेविंग एंड डिसकरेजेस बोरोविंग्स। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, ये भी करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान के चलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ठीक है, मान के चलिए आज 5% इंटरेस्ट रेट है और कल को वही बढ़ा के अगर 7% कर देती है, तो क्या करते हैं लोग? तो लोग सोचेंगे कि चलिए हम बैंक में रुपया डाल देते हैं, क्योंकि बैंक हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो 1 साल बाद हमें 7% हमें आउटपुट और मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक में लोग इनकरेज होते हैं सेविंग करने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, एंड डिस्करेजेस बोरोविंग। साथ ही साथ अगर आपकी इंटरेस्ट रेट अगर वो सेविंग के लिए बढ़ाता है, तो जो आपको जो पैसा लेंड करता है बैंक पैसा जो आपको उधार देता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी वो बढ़ा देता है। उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा है, तो आप लोग बैंक से पैसा उधार लेने में बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे 100 बार, ये हाँ जी ले कि ना ले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब हमको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा।
तो वो एक तरीके से डिस्करेज करती है बोरोविंग्स को। ये चीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। जब हमारे देश में या फिर इकोनॉमी में महंगाई आती है तब ये आपके आरबीआई इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो बैंक जितना आपका इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको बैंक के थ्रू खींचने के लिए आरबीआई आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ा दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा। सेविंग करने के लिए आप लोग बैंक में रुपए डाल देते हैं तो वो इकोनॉमी से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। जब सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, आगे हम थर्ड स्टेटमेंट को चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन अकर इवन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज़ वीक। अब आप याद रखिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्रीगेट डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है कि कैन अकर इवन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज़ वीक। तो बिल्कुल सही बात है। जब इससे हमसे कोई लेना नहीं है तो इससे चाहे हो चाहे बढ़े डिमांड चाहे कम हो, इससे हमारे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, जो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर दे रखी है, ये आपकी किससे रिलेटेड होती है? ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तब जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करता है। यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि आपकी वेजेस हो गई। सेकंड चीज़ हो गई आपकी रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी महंगा हो जाता है। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब कि आपके जो कॉस्ट लगा, ठीक है, कोई चीज़ बनाने में, वो महंगा हो गया, जिसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन आया है। तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक चीज़ और आपको होता है, जैसे फ्यूल एंड एनर्जी प्राइसेस के, एनर्जी के अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो भी आपका जो आउटपुट निकलता है वो भी महंगा होकर निकलता है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से बी भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी कहती है अ रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक इज़ प्राइमरली यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई प्राइस राइज, ठीक है। तो इसमें आप खुद ही सोच के देखिए, अगर बैंक महंगाई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उस समय अगर बैंक इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देता है तो क्या होगा? बहुत सारे लोग बैंक से और पैसा निकालने लगेंगे, सोचेंगे कि हमारा भाई इंटरेस्ट रेट कम है तो चलिए बैंक से हम पैसा उधार ले लेते हैं। तो क्या होगा? तो लोगों के हाथ में बहुत पैसा और आ जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी महंगाई और बढ़ेगी। तो ये कतई आपका बैंक नहीं करते हैं उस समय, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कतई नहीं करता है। उस समय वो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा रहता है ताकि आप डिस्करेज हो जाएं बैंक से पैसा उधार लेने के लिए, और आपका जो महंगाई है वो कंट्रोल में लाई जा सके। इसकी वजह से आपकी फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाती है। तो आपकी जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका 1, 2 एंड 3 ओनली है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसके पीछे का जो लॉजिक था वो भी आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप लोग उसे करेक्ट करके आएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस से रिलेटेड। लिखा गया है अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है और लेंस के आपने डायग्राम्स वगैरह ढंग से आपको बनाने आते हैं तो ये आपको पता होगा कि उससे जो इमेज बनती है वो हमेशा आपकी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। चाहे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ भी रखा गया हो, उससे कुछ लेना नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ से सही हो जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है अ कनकेव लेंस कैन नेवर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये भी स्टेटमेंट इसमें आपकी बिल्कुल सही है। आपका जो कनकेव लेंस होता है वो कभी भी आपकी रियल इमेज नहीं बना सकता है ऑफ रियल ऑब्जेक्ट की। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें आपकी बिल्कुल सही है। और थर्ड है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज इक्वल टू +1, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन आपकी जो प्रोड्यूस करी जाती है किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा, तो ये हमेशा +1 होती है आपकी। ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही इसमें गिवन है। और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी जो गिवन है वो इसमें दी गई है कि अंडर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंथ इज टेकन टू बी पॉजिटिव। कार्टेशियन अगर साइन हम लोग देखते हैं तो हमेशा आपका जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंथ का वो पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का आपका नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। 1, 2, 3 एंड 4 चारों चीज़ें इसमें जो दे रखी हैं ये बिल्कुल सही है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप समझ भी पाए होंगे कि इसके ऑप्शंस कैसे कैसे दिए गए हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है,
ये अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते आते हैं। और आपके कनकेव लेंस का यूज, कनकेव मिरर का यूज, कन्वेक्स लेंस का यूज, कन्वेक्स मिरर का यूज, ये हमेशा आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन वुमेन टीम ने अपना मेडन ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। मेडन आपका ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है इंडियन टीम ने। तो ये बिल्कुल आपका अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, करंट अफेयर्स में आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे गिवन है, इंडिया वन इज फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ जी, हमने किसको हराया था? तो हमने हराया था आपके साउथ अफ्रीका को फाइनल में। तो स्टेटमेंट आपकी पहली बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है, द 2025 एडिशन ऑफ द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज जॉइंटली होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका, मेकिंग इट द फर्स्ट मल्टी नेशन होस्टेड वुमेन वर्ल्ड कप। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपका ये जॉइंटली होस्ट नहीं किया गया था, ठीक है। जॉइंटली होस्ट आपका नहीं किया गया था, बल्कि अकेले आपके इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है इसमें बिल्कुल गलत, सॉरी, ये स्टेटमेंट आपकी इसमें गलत है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर आपकी गलत है, तो अगर आप एलिमिनेशन से भी जाते हैं तो यहाँ 2 दे रहे हो ना, यहाँ 2 गिवन है, यहाँ 2 गिवन है, मतलब ये तीनों चीज़ें आपकी गलत हो जाती है और आपका आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट हमारा इसमें गिवन है कि दीप्ति शर्मा वाज अवार्डेड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर हर ऑल राउंड परफॉर्मेंस एज बोथ इन द लीडिंग रन स्कोरर एंड विकेट टेकर। तो जो दीप्ति शर्मा थी, उनको हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? दीप्ति शर्मा को। तो आप मुझे ये बताइए कि फाइनल में आपके प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला स्टेटमेंट हमारा गिवन है कि द टूर्नामेंट फॉलोड अ राउंड रॉबिन लीग स्टेज बिफोर द नॉक आउट मैचेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। जो टूर्नामेंट है आपका राउंड रॉबिन प्लस नॉकआउट फॉर्मेट के थ्रू हुआ था, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। राउंड रॉबिन लीग स्टेज था और उसके बाद नॉकआउट मैचेस हुए थे। पहले राउंड रॉबिन के थ्रू हुआ था लीग स्टेज में, उसके बाद नॉकआउट मैचेस से आपका विनर्स का डिसीजन हुआ था, ठीक है। तो मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है इसमें आपके। तो इसमें थोड़ा स्टेटमेंट की अरेंजमेंट में दिक्कत है, यहाँ पर आपका 1, 3 एंड 4 होना चाहिए। 1, 3 एंड 4 ओनली, सॉरी, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 ओनली आपका सही होगा। क्या होगा? 1, 3 एंड 4 ओनली। सेकंड आपका गलत है क्योंकि इंडिया के द्वारा अकेले से होस्ट किया गया था। तो ये था रिलेटेड आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन, और होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो पाँचों गिवन है अच्छे से समझ आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इनिशिएटिव अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे हम जो पंचतंत्र सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उससे आप लाभ उठा सकें। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जब आपका एग्जाम होगा तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे और ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में माइलस्टोन साबित होने वाली हैं। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे।